अध्याय 62। कियान रेंगशू। कितना शानदार, कितना शानदार। जैसे ही टू बाईपास आया, हवा में एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति का कंपन भड़क उठा। ये स्पष्ट था कि सातवें एल्डर तांघाओं पर हमला करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। सातवें एल्डर, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तांघाओ दहाड़ा। वो सचमुच अपने ही संप्रदाय के किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहता था। साथ ही वो आक्रोश से भर गया। इस घृणित और बेशर्म स्पिरिट हॉल ने वास्तव में एक ही संप्रदाय के सदस्यों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसी ही धूर्त चालें चली। बकवास मत करो तांघाओ, तुम्हें आज ही मेरे साथ क्लियर स्काई संप्रदाय में लौटना होगा। सातवें एल्डर ने अपनी पहली मुठभेड़ में ही अपना मार्शल सोल अवतार प्रकट कर दिया। विशाल क्लियर स्काई हैमर ने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर तांघाओ की ओर प्रहार किया। कोई विकल्प न होने के कारण तांघाओ को हमले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल ही में हुई लड़ाइयों की श्रृंखला ने तांघाओ के शरीर को पहले ही बुरी तरह कमजोर कर दिया था। सातवें एल्डर ने उसे बार बार पीछे धकेला और वो जल्दी ही नुकसान में आ गया। नीचे एक आकृति दिखाई दी। चू बाई ने आगे हवा में लहराती नीली चांदी की घास को देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर तंत्र द्वारा दिया गया विस्मृति जल निकाला और उसे नीली चांदी की घास पर टपका दिया। मेजबान ने विस्मृति जल का इस्तेमाल किया। डायरी ने एक नया स्थान खोल लिया है। आह यिन। अपनी मन की आवाज़ सुनकर चू बाई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस यही सोच रहा था कि क्या कोई अतिरिक्त इनाम है। इसी बीच आकाश में तांघाओ को कुछ आभास हुआ। आहयिन की दिशा में देखते ही उसकी आंखें लाल हो गई और उसने देखा कि चू बाई आहयिन को मिट्टी के साथ जमीन से बाहर खींच रहा है। अंधेरे में चू बाई ने तांघाओ को देखकर मुस्कुराया, फिर अपने पंख फैलाए और वहां से चला गया। आहयिन। तांघाओ पागल हो रहा था। एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जिसने सातवें एल्डर को उसी क्षण पीछे धकेल दिया और वो चू बाई के पीछे भागा। हालांकि फेडर फ्लेम विंग्स की गति भी उतनी ही भयानक थी और तांघाओ कुछ देर तक चू बाई को पकड़ नहीं पाया। तांघाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? सातवें एल्डर ने पीछे से लगातार पीछा किया, साथ ही अपनी क्लियर स्काई हैमर को भी घुमाया, जिससे तेज हथौड़े की हवाएं तांघाओ की ओर सीटी बजा रही थी। मौत का खतरा महसूस करते हुए तांघाओ केवल पीछे मुड़कर सातवें एल्डर के हमलों को रोक सका। धिक्कार है स्पिरिट हॉल पर। इस समय तांघाओ एक पागल जानवर की तरह था, एक साथ सातवें एल्डर को पीछे धकेलते हुए और चू बाई का पीछा कर रहा था। मुझे आहयिन वापस दे दो। चू बाई ने तांघाओ के दहाड़ सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आकृति तेजी से नीचे जंगल में गायब हो गई, कुछ पलों बाद पूरी तरह से गायब हो गई। तांघाओ जंगल में उतरा। उसे लगा कि आहयिन का आभामंडल धीरे धीरे उसे दूर जा रहा है। वो पूरी तरह से शांत हो गया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। आह, सातवें बुजुर्ग, तुम इतने आक्रामक क्यों हो? हत्या का इरादा आसमान चुम रहा था। तांघाओ अचानक मुड़ा और उसका विशाल क्लियर स्काई हैमर सातवें बुजुर्ग की ओर जोर से जा गिरा। ये तो तांघाओ की पत्नी है। युगवान और घोष डोलवा ने चू बाई के हाथ में नीली चांदी की घास को देखा, कुछ उलझन में। जाहिर है उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया। तांघाओ का स्वाद बहुत अजीब है ना? चाहे जो भी हो, ये तो घास का एक तिनका ही है। लेकिन अब ये बेहोश हो गई है। फिर वो तीनों सुओटो शहर लौट आए। चू बाई ने गमला निकाला और आहयिन को लगा दिया और फिर आराम करने लगा। डायरी में लिखा था, आज की फसल अच्छी है, मुझे तांगसान की माँ मिल गई। एक पल के लिए चू बाई की डायरी देखने वाले हर कोई थोड़ा स्तब्ध रह गया। मिलाया का क्या मतलब है? क्या ये बच्चा तांगसान का पिता बनने के लिए ही इतने समय से उसे निशाना बना रहा था? चू बाई को ये नहीं पता था कि एक खास जगह पर एक सुंदर महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो नीलम की तरह साफ थीं। उसके लंबे लहराते नीले बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे और उसके सामने चू बाई अपने कमरे में दिखाई दे रहा था। क्या ये एक इंसान है? वो सुंदर महिला हैरान दिख रही थी। वो कहाँ थी और कौन थी? अगर तांघाओ यहाँ होता तो वो उसे एक नज़र में पहचान लेता। ये आहयिन थी। हालांकि इस समय आहयिन अपने कुछ पुराने अनुभव भूल चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अचानक एक खास दृष्टिकोण से उसने चू बाई को अपने कमरे में आराम करते हुए देखा। हालांकि लिन म्यू आहयिन को डायरी में दर्ज कर सकता था, लेकिन आहयिन खुद डायरी नहीं देख पा रही थी। यहीं पर आहयिन बाकियों से अलग थी। जिज्ञासावश आहयिन सोचने लगी। जल्द ही उसे कुछ समझ में आने लगा। हाँ, मेरा असली रूप नीली चांदी घास है और यही मेरी चेतना है। तो क्या ये इंसान मुझे वापस अपने पास ले आया है? आहयिन ने सोचा, कितना अजीब है। मैंने लोगों को फूल उगाते देखा है, लेकिन नीली चांदी घास कभी नहीं। लेकिन मेरी शक्ति बहुत कमजोर है। शायद इस इंसान को भी नहीं पता कि मुझ में चेतना है। चू बाई को सचमुच ये पता नहीं था। अगर उसे पता होता कि आहयिन इस समय उसे घूर रही है, तो वो शायद डर के मारे उछल पड़ता। वो तांघाओ अब बहुत गुस्से में होगा। उसकी अपनी पत्नी को मैंने ही तोड़ा था। जब मेरे पास समय होगा, मैं बर्फ और आग यिन यांग कुएं पर जाऊंगा। वहां का वातावरण आहयिन के विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जहां तक उसकी साधना को तेजी से बढ़ाने का तरीका ढूंढने के बात है, वो बाद में होगा। खैर, ये दोनों ही अच्छे इंसान नहीं हैं।
आह्यिन को उनके साथ बहुत कष्ट सहना पड़ा। अच्छा हुआ कि आह्यिन ने स्वयं को ही त्याग दिया, वरना तांघाओ को दिन भर शराब पीते और कुछ साल के तांघाओ से उसकी देखभाल करवाते देखकर वो शायद गुस्से से पागल हो जाती। उसने खुद को त्याग दिया ताकि तुम अपने बेटे का अच्छी तरह पालन पोषण कर सको। लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने बेटे को जंगल में जीवन रक्षा यात्रा पर ले गए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बेटा बहुत पहले ही बदल चुका है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनर्जन्मी तांगसान मानसिक रूप से परिपक्व है। अगर वो एक सामान्य बच्चा होता तो शायद तांघाओ की यातना से मर जाता, है ना? एक कई साल के बच्चे से हर रोज लोहा गढ़ने के लिए एक बड़ा सा लोहे का हथौड़ा चलवाना, किस दिमाग का दिमाग ऐसी बेतुकी बात सोच सकता है? वो चूल्हे कितना भी लंबा नहीं था, फिर भी उसे उस शराबी की सेवा करनी पड़ी। निंगरोंगरोंग ने कहा, यह तांघाओ भी वाकई अच्छा इंसान नहीं है। जूजू चुए किंग ने कहा, आदमी तो सब बुरे होते हैं, चूबाई को छोड़कर। कियान रेंगशू ने कहा, अच्छा हुआ कि इस बार उसने मेरी आलोचना नहीं की। शियाओ वू ने कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तांगसान को छोड़ दिया, वो तांघाओ सचमुच घिनौना है। अफसोस है कि पिछली बार दामिंग और एरमिंग ने उसे नहीं मारा। बीबी डोंग ने कहा, तांघाओ जैसे लोग पिता कहलाने के लायक नहीं है। तांघाओ को ये नहीं पता था कि चूबाई की वजह से वो इस समय साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा था। इस तरह के बिल्कुल नासमझ आदमी से मुझे अपनी एक पुरानी परिचित की याद आती है, वो बहन जो देवता बनने के बाद एक टाइटल्ड डूलुओं के साथ शर्त लगाने गई थी। कियान रेंगशू ने कहा, चूबाई को उसकी आदत हो गई थी। उसे तो ये भी लगता था कि अगर चूबाई ने एक दिन उसे श्राप नहीं दिया तो इसका मतलब होगा कि चूबाई असामान्य है। चूबाई द्वारा श्राप दिया जाना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। कितना अच्छा, कितना अच्छा। दूसरी ओर निंगरोंगलोंग को अचानक एक विचार आया, अरे अभी सुबह होने में आधा घंटा बाकी है, चूबाई अब तक वापस आ गया होगा। रात के पहले पहर में मैं उसे चूक गई थी, लेकिन इस बार मुझे मौके का फायदा उठाना है। मैं जूजू चुई किंग को मुझसे आगे नहीं निकलने दे सकती, क्योंकि वो अभी भी होटल में है। अध्याय 63। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेजबान ने डायरी निर्माण पूरा कर लिया है। इनाम पा रहा है आत्मिक शक्ति में 1 स्तर की वृद्धि। अपने भीतर आत्मिक शक्ति के विकास को महसूस करते हुए चूबाई पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। उसकी शक्ति अब आत्मा सम्राट से ज्यादा दूर नहीं, 56वें स्तर पर पहुंच गई थी। भोर से पहले जैसे ही वो आराम करने वाला था, चूबाई ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये सोचते हुए कि इस समय कौन दस्तक दे रहा होगा, चूबाई वहां गया और दरवाज़ा खोलते ही उसने जूजू किंग को बाहर खड़ा देखा। बड़ी बहन, आप फिर से? जब चूबाई ने जूजू किंग को देखा तो वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। क्या वो दोस्त के धैर्य को चुनौती देने की कोशिश कर रही है? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। अगर आप नहीं होते तो निश्चित रूप से मेरे पास दाई मूबाई को हराने की ताकत नहीं होती, जूजू किंग ने धीरे से कहा। उसका सिर झुक गया। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। आखिरकार शायद सिर्फ वही सुन पाई। क्या तुम मुझे ऐसे शुक्रिया अदा करते हो? क्या तुमने कभी किसी पुरुष और महिला को आधी रात को अकेले किसी का शुक्रिया अदा करते देखा है? तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद इसलिए की क्योंकि मेरे कुछ छिपे हुए इरादे थे, है ना? तुम, है ना? मैं चूबाई ने गहरी सांस ली। धिक्कार है, वो इतनी सक्रिय हो रही है। अगर वो अभी कार्रवाई नहीं करता तो क्या वो आदमी है? इसके बाद चूबाई ने जूजू किंग को हल्के से जोर से कमरे में खींच लिया। कुछ ही दूरी पर निंगरोंगरोंग, जो चूबाई के कमरे में आने ही वाला था, पूरी तरह से निराश होकर वहीं जम गया। फिर से हार गया। सूर्योदय से पहले का आखिरी आधा घंटा उन तीनों के लिए नींद से भरा आधा घंटा साबित हुआ। अगली सुबह चूबाई को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। आंखों के नीचे काले घेरे लिए चूबाई अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, चूबाई ने जूजू किंग और निंगरोंगरोंग को अपनी ओर आते देखा। पिछली रात के अनुभव की वजह से चूबाई को देखकर जूजू किंग के चेहरे पर अब भी थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसने उसे जाहिर नहीं किया। इस बीच बगल में खली निंगरोंगरोंग ने मुंह बनाते हुए चूबाई को घूरा। सुप्रभात, चूबाई ने सहजता से कहा। सुप्रभात, क्या समय हो गया और तुम अभी भी सुबह कह रही हो? निंगरोंगरोंग ने चूबाई की ओर इशारा किया और गाली दी। क्यों? चूबाई ने निंगरोंगरोंग को अजीब भाव से देखा। बड़ी बहन, क्या तुम्हारे लिए महीने का वो समय है? तुम बहुत चिड़चिड़ी हो। मैं? निंगरोंगरोंग ने आंखें घुमाई और सबसे पहले नीचे चली गई। चूबाई को हतप्रभ छोड़कर जूजू किंग ने स्वाभाविक रूप से निंगरोंगरोंग के विचारों को भांप लिया। हालांकि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे उसका कोई अफसोस नहीं था। हालांकि वो समझ सकती थी कि निंगरोंगरोंग के मन में भी चूबाई के लिए भावनाएं थी। लेकिन क्या वे दोनों निष्पक्ष प्रतियोगिता में नहीं थे? उसे किस बात का अपराध बोध था?
इसके बाद चूबाई आ इन को अपनी बाहों में लिए जूजू किंग के साथ नीचे चला गया। क्या हम अब स्वर्गदू शहर जा रहे हैं? जूजू किंग ने चूबाई से पूछा। बिल्कुल, मैंने पहले सूर्यास्त वन जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये अनावश्यक लगता है। चूबाई थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैं असल में इनको बर्फ और आग के यिन यांग गुए में रोपना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास जीवन मिट्टी है। अमर जड़ी बूटियां भी 1 हफ्ते में पक सकती हैं, तो इन क्यों नहीं? मुझे लगता है कि जीवन मिट्टी की मदद से इनकी खेती भी तेजी से बढ़ सकती है। फिर उसने जूजू किंग और दूसरे से कहा, सुओटो शहर में अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। श्रेक समूह पहले ही जा चुका है। ये खबर स्वाभाविक रूप से उसे कल यू क्वान ने बताई थी। चूबाई की रक्षा करते हुए वे श्रेक से जुड़ी जानकारी भी खोज रहे थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें पता चला कि श्रेक वहां से जा चुका है। चले दे, वो कहाँ जा रहे हैं? निंगर रोंगरोंग ने उत्सुकता से पूछा। क्या वो सुओटो शहर में जीविका चलाने में असफल रहे हैं? उन्हें हेवनडू रॉयल एकेडमी जाना चाहिए। चूबाई थोड़ा मुस्कुराया। अब क्योंकि श्रेक सदस्यों के स्वर्गदू रॉयल एकेडमी में शामिल होने का विरोध करने वाला कोई डुगोबो नहीं था, तो उसने सोचा कि वे आसानी से शामिल हो जाएंगे। शायद इसके बाद कोई श्रेक न बचे, लेकिन यह निश्चित नहीं है। अगर वो फिर भी ल्यू अरलोंग की एकेडमी में चले गए तो? स्वर्गदू शहर के बाहर काले वस्त्र धारण किए रक्त लाल आंखों वाला एक आदमी आया। वो इनको खोने के बाद लगभग पागल हो गया था, जिससे वो पूरी तरह पागल हो गया था। चूबाई, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मैं तुम्हारे स्पिरिट हॉर में सभी को मार डालूंगा। तांघाओ की क्यू बहुत कमजोर थी और क्योंकि वो अत्यधिक उन्मत्त अवस्था में था, इसलिए वो अपने भीतर के हत्या के इरादे को नियंत्रित करने में पहले से ही कुछ हद तक असमर्थ था। अगर वो पूरी तरह से पागलपन के सामने झुक जाता तो शायद उसका अंतिम परिणाम उसकी चोटों का पूरी तरह से फट जाना होता, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती। इसलिए वो इस समय स्वर्गदू शहर के केंद्र में एक इमारत की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही तांघाओ लड़खड़ाते हुए चंद्र मंडप के सामने रुक गया। अपने भीतर बढ़ती अराजकता और भयंकर हत्या की मंशा को महसूस करते हुए तांघाओ ने बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और सीधे अंदर चला गया। यूं हुआ। तांघाओ दहाड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। चंद्रमंडप के कुछ पहरेदारों ने स्वाभाविक रूप से तांघाओ को तांग्यूहुआ को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे एक शराबी समझा और तुरंत तांघाओ पर विस्फोट करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति छोड़ दी। उन्हें क्या पता था कि इस कार्रवाई से तांघाओ पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था। इनको खोने का दर्द, उसके भीतर हत्या की मंशा के प्रकोप के साथ तांघाओ को एक जंगली जानवर की तरह बना दिया, जो हत्या के लिए जाने वाला था। दहाड़ो! तांघाओ दहाड़ा और एक हथेली से उसने अपने सामने आत्मा राजा के स्तर के एक पहरेदार को बलपूर्वक मार डाला, जिसका पूरा सिर फट गया। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों में कड़कड़ाती ठंड फैल गई। सभी लोग बेहद तेजी से भाग रहे थे, जबकि तांघाओ का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक मधुर जिथर ध्वनि गूंजी। इस जिथर ध्वनि में एक जादुई शक्ति थी, जिसमें एक अत्यंत कोमल शक्ति समाहित थी, जिससे तांघाओ की आंखों का लाल रंग कुछ कम हो गया। हालांकि उसका शरीर अब और नहीं टिक सका और मुंह से खून की एक बूंद निकल आई। दूसरा भाई! तांग्यूहुआ ने तांघाओ को पहचान लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कभी जिंदा दिल क्लियर स्काई डुलोहा इतना दुखी हो सकता है। इसी समय एक सुसंस्कृत युवक दूर से धीरे धीरे वहां आया। वो छियान खेह था, जो कियान रेंशू भी था। कियान रेंशू ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। आंटी यूहुआ, यहाँ क्या हो रहा है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है और उसके शरीर में हत्या का इरादा तेजी से फैल रहा है, जिससे वो पूरी तरह पागल हो गया है। खियम्पे, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर एक चिकित्सक को बुलाओ। तांग्यूहुआ ने तांघाओ की पहचान नहीं बताई। ये सुनकर खियान रेंशू ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर तांघाओ के लिए एक चिकित्सक ढूंढने के लिए चंद्रमंडप से बाहर निकल गई। जाने की कुछ ही देर बाद खियान रेंशू को सड़क पर एक जाना पहचाना व्यक्ति मिला। उसे देखकर खियान रेंशू का मुंह कई बार फड़का। कितना बदकिस्मत, मैं अभी बाहर निकली थी और इस आदमी से टकरा गई जो मुझे अपनी डायरी में हर रोज कोसता है। खियान रेंशू ने आंखें घुमाई जब उसने चूबाई को अपनी ओर आते देखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 64 असामान्य तांगसान। क्या संयोग है! चूबाई ने कियान रेणियक्सु को देखा, लेकिन उसकी निगाहें देखकर उसे भ्रम की स्थिति महसूस हुई। यह महिला उससे नाराज क्यों लग रही थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत सुंदर था? तुमसे मिलना कोई संयोग नहीं है, कियान रेणियक्सु ने बेबसी से कहा। तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?
चुबाई ने उत्सुकता से पूछा। चंद्रमंडप में एक व्यक्ति आया है जो हत्या के इरादे से पागल है, और मैं अभी एक चिकित्सक ढूंढने ही वाला हूं, कियान रेनयक्सु ने समझाया। चुबाई के पास खड़े जू जू किंग और निंग रोंगरोंग ने जू किंग हे को अजीब भावों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इतने लंबे समय तक स्पिरिट हॉल में रहने के बाद उन्होंने कुछ रहस्य सीख लिए थे और जानते थे कि ये युवराज जू किंग हे स्पिरिट हॉल का ही कोई व्यक्ति लग रहा है। हालांकि ये उनके लिए कोई अप्रासंगिक बात नहीं थी, क्योंकि अब वे स्पिरिट हॉल के लोग थे और स्पिरिट हॉल के लिए कुछ भी हानिकारक करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। उग्र हत्या का इरादा? क्या ये तांघाव हो सकता है? चुबाई चौंक गया, स्वाभाविक रूप से तांघाव के बारे में सोच रहा था। तांघाव? ये बात तो समझ में आती है क्योंकि चंद्रमंडप का वर्तमान प्रमुख भी क्लियर स्काई संप्रदाय से आता है। कियान रेनयक्सु ने थोड़ा सिर हिलाया। लगता है आपको तांघाव में बहुत दिलचस्पी है। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मुझे बहुत खुशी होगी, चुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जू जू किंग और निंग रोंगरोंग को पहले अपने विश्राम स्थल पर लौटने के लिए कहा। जहां तक विश्राम स्थल की बात है, निंग रोंगरोंग के धन के साथ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कियान रेनयक्सु ने जल्दी से शाही महल में एक चिकित्सक ढूंढ निकाला और फिर वे तीनों एक साथ चंद्रमंडप गए। वहां पहुंचकर तीनों एक कमरे में दाखिल हुए। वहां चुबाई ने एक बार फिर तांघाव को देखा, लेकिन इस बार तांघाव बेहद अस्त व्यस्त था। उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसके पूरे शरीर की हत्या की मंशा तांग युवा द्वारा दबाए जाने के बावजूद अब भी उग्रता के संकेत दे रही थी। तुम्हारी हत्या की मंशा? ये इतनी हिंसक कैसे हो सकती है? तुम पर आखिर क्या बीती है? तांग युवा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने तांघाव को देखा, जो लगभग एक मृत व्यक्ति जैसा ही लग रहा था। उसका हृदय दुख से भर गया। कियान रेनयक्सु द्वारा लाए गए चिकित्सक के चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक गंभीर भाव था। उसने भी ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। चुबाई ने चुपचाप तांघाव को देखा, फिर कमरे से बाहर चला गया। कियान रेनयक्सु उसके पीछे पीछे बाहर गई और चुबाई से बोली, उसकी वर्तमान स्थिति, इसका कुछ संबंध तुमसे है ना? तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका जीवन इतना दृढ़ होगा। वो वास्तव में इस तरह बच गया। तभी चुबाई को कुछ याद आया और उसे थोड़ा पछतावा हुआ। चुबाई के हावभाव देखकर कियान रेनयक्सु ने पूछा, क्या हुआ? उस दिन मैंने सिर्फ तांघाव द्वारा लगाई गई नीली चांदी घास ही हटाई थी, लेकिन मैं भूल गया था कि नीली चांदी घास में एक आत्मा की हड्डी भी होती है। मुझे नहीं पता कि तांघाव ने उसे कहाँ छिपाया था। चुबाई थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था कि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। तुम सच में बेरहम हो। जहां तक मुझे पता है, नीली चांदी घास तांघाव की पत्नी होनी चाहिए थी, और तुमने उसे मार डाला? कियान रेनयक्सु ने चुबाई की तरफ देखा। ये आदमी, जो आमतौर पर किसी विकृत व्यक्ति से अलग नहीं लगता था, इतनी बेरहमी से पेश आया। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी। आखिरकार ऐसा व्यक्ति तो उनका ही था, आत्मा के घर से। तांघाव शायद अपंग है। अगर ऐसा है तो आप उसके बेटे तांगसान के बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं? कियान रेनयक्सु ने पूछा। उस तांगसान में अच्छी प्रतिभा है और मुझे पहले से ही पता है कि वो हेवेंडू सिटी में ब्लू टायरेंट अकेडमी में आ गया है। तुम्हें ये कैसे पता? चुबाई ने कियान रेनयक्सु को अजीब नजरों से देखा। तुम्हारी जानकारी बहुत संवेदनशील है ना? मेरे पीछे शाही मछली और स्नेक लांसर्स एल्डर्स आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पहले सिर्फ स्नेक लांसर्स एल्डर्स को ही क्यों देखा था? कियान रेनयक्सु ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। चुबाई तुरंत समझ गया। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह आदमी उतना नासमझ नहीं लगता जितना मूल कहानी में बताया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि तांगसान एक पाखंडी है? ये भी सही नहीं लगता। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की वजह से चुबाई इस बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार जब तक कियान रेनयक्सु को तांगसान से प्यार नहीं हो जाता, तब तक सब ठीक रहेगा। चुबाई ने हाथ हिलाया। मैं पहले जा रहा हूं, तुम यहाँ सब देख लो। कियान रेनयक्सु ने कुछ नहीं कहा। चुबाई को जाते हुए देखकर वो वापस वहां लौट आई जहां तांघाव था। उनके तय किए गए आवाज पर लौटने पर जू जू किंग और निंग रोंगरोंग वहां नहीं थे। चुबाई को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने जीवन मिट्टी निकाली और देखा कि जीवन मिट्टी में बोई गई आहीहिन की शाखाएं घनी और ज्यादा जीवंत लग रही थी। इस बदलाव ने चुबाई को जीवन मिट्टी की शक्ति पर भी अचंभा करने पर मजबूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि एक चमत्कारिक मिट्टी थी जो सिर्फ एक हफ्ते में एक अमर जड़ी बूटी उगा सकती थी। इस तरह अगर आहीहिन किसी और बाहरी चीज पर निर्भर भी ना रहे, तो वो बहुत कम समय में अपनी लाखों सालों की साधना को पुनः प्राप्त कर सकती थी। इसी बीच एक खास जगह पर। कितनी तेज जीवन शक्ति! उसने मुझे इस चमत्कारिक मिट्टी में रोप दिया है और मेरी साधना तेजी से बढ़ रही है, आहीहिन ने कहा, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को साफ साफ महसूस करते हुए।
यद्यपि वो नहीं जानती थी कि चूबाई जो एक इंसान होते हुए भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है, लेकिन इससे उसे ये भी एहसास हुआ कि चूबाई ये इंसान उसकी रूढ़िवादी धारणा के इंसानों से अलग लग रहा था। अगर उसे पता होता कि मैं उसे इतने समय से देख रही हूं तो क्या उसे हैरानी होती? आहीहिन ने धीरे से हंसा। जल्द ही जूजू किंग और निंग रोंगरोंग वापस आ गए। तुम दोनों कहाँ गए थे? चूबाई ने पूछा। जूजू किंग ने मुझे हेवनडू सिटी में सोल ड्यूएलिंग अरीना दिखाने की जिद की थी, लेकिन बताओ हमें वहां कौन मिला? निंग रोंगरोंग ने चूबाई से बात की, थोड़ा हैरान लग रहा था। कौन? चूबाई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तो श्रेक ग्रुप ही हो सकता है ना? वो उन लोगों को देखकर पहले ही थक चुका था। उनमें ऐसा क्या दिलचस्प था? ये तांगसान था, लेकिन वो बहुत अलग दिख रहा था। वो हेवनडू सिटी सोल ड्यूएलिंग अरीना में अकेले ही अखाड़े की लड़ाइयों में भाग ले रहा था, और हर लड़ाई में वो अविश्वसनीय रूप से निर्दयी था, मानो वो एक अलग ही इंसान बन गया हो। वो लगातार उच्च रैंक के सोल ड्यूएल में भाग लेता था, जिसमें सभी प्रतिद्वंदी 40 रैंक के ऊपर के थे, लेकिन तांगसान ने उन सबको बुरी तरह घायल कर दिया था। ओह! चूबाई की रुचि बढ़ गई। उसने जूजू किंग और निंग रोंगरोंग से कहा, ऐसे में ठीक है, मुझे भी दिखा दो। फिर तीनों हेवनडू सिटी सोल ड्यूएलिंग अरीना पहुंचे। अंदर जाने के कुछ देर बाद ही उन्होंने एक बहुत चहल पहल वाला इलाका पाया। चूबाई किसी तरह वहां से निकल गया और नीचे एक सोल ड्वेलिंग अरीना पर 2 आकृतियां खड़ी देखीं। उनमें से एक ने नकाब पहन रखा था, लेकिन उसे पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ा। चूबाई ने एक नज़र में ही उसे तांगसान के रूप में पहचान लिया। दूसरा व्यक्ति एक राहगीर था, लेकिन उसकी ताकत काफ़ी थी। उसके पास 4 स्पिरिट रिंग थे और सभी स्पिरिट रिंग के आकार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ थे। उसकी स्पिरिट पावर के उतार चढ़ाव को देखते हुए वो 46 रैंक स्पिरिट पावर स्तर पर होना चाहिए था। उस आदमी को इतने बड़े रैंक गैप के पार लड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? अध्याय का अंत। अध्याय 65 तांगसान के विरुद्ध युद्ध। जल्द ही युद्ध शुरू हो गया। चूबाई ने पहले सोचा था कि तांगसान पहले बाइंडिंग का प्रयोग करेगा, लेकिन तांगसान के प्रदर्शन ने उसे थोड़ा चौंका दिया। युद्ध की शुरुआत में ही तांगसान ने लगभग तुरंत ही अपनी 8 मकड़ी लांस सोल बोन का प्रयोग किया और साथ ही घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का भी प्रयोग किया। जैसे ही तांगसान ने अपना हाथ घुमाया, प्रतिबिंबों के विस्फोट प्रकट हुए और उसके हाथ में मौजूद विभिन्न गुप्त हथियार एक अजीब चाप के साथ सामने खड़े आत्मा पूर्वज की ओर बढ़े। तांगसान के अचानक प्रकोप से अचंभित आत्मा पूर्वज के भाव बदल गए। उसने तांगसान की गुप्त हथियारों से बचाव के लिए जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया। उसी समय उसने अपनी आत्मा एक लंबी छड़ी को बुलाया। लंबी छड़ी हवा में सीटी बजाती हुई तांगसान की ओर प्रहार करते हुए एक भयानक बल के साथ फट पड़ी। हालांकि तांगसान की गति बहुत तेज थी और उसके छिपे हुए हथियारों में भी शक्तिशाली भेदक क्षमता थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। आह, मुझसे सीधे लड़ो! आत्मपूर्वज दहाड़ा। तांगसान ने ठंडी सांस ली, उसका शरीर तेजी से हिलने लगा। अचानक वो आत्मपूर्वज के सामने प्रकट हुआ और उसने नियंत्रण करने वाला क्रेन पकड़ने वाला ड्रैगन छोड़ दिया। 1000 पाउंड के भार को 4 ऑन से हटाने वाली एक युद्ध तकनीक से उसने वास्तव में आत्मपूर्वज को उड़ा दिया। साथ ही 8 मकड़ी के भालों की आत्मा की हड्डी बाहर निकली और उसके नुकीले मकड़ी के पैर आत्मपूर्वज की त्वचा को चीरते हुए निकल गए। पहला आत्मकौशल, नीला चांदी बंधन। नीली चांदी की घास जमीन को चीरती हुई निकली, जिसने आत्मपूर्वज को पूरी तरह से बांध दिया। उसी समय तांगसान ने मकड़ी के जाले का संयम छोड़ दिया। नीली चांदी की घास की परतों से बंधा और जहर से भरा आत्मपूर्वज कुछ देर तक नीली चांदी की घास से आज़ाद नहीं हो पाया। तुम हार गए, तांगसान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम बकवास कर रहे हो। आत्मपूर्वज ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। मेरे 8 मकड़ी के भालों वाली आत्मा की हड्डी में जहरीला जहर है। अब तक तो तुम्हें सांस फूलने, आत्मिक शक्ति का क्षय और सामान्य कमजोरी का अनुभव होना चाहिए था, है ना? अगर तुम अभी आत्मसमर्पण नहीं करते तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। तांगसान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, जिससे आत्मपूर्वज की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा तांगसान ने बताया था, जिससे वो डर गया। उसने सोचा था कि एक आत्मा पूर्वज का एक आत्मा बुजुर्ग से लड़ना एक पिता द्वारा अपने बेटे को पीटने जैसा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी इतना पागल होगा। हर तरह के हथकंडे अपनाएगा जिससे उसे असहनीय दर्द होगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, आत्मपूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। स्टैंड से उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तांगसान ने ठंडी निगाहों से चारों ओर देखा। क्या कोई और है? चूबाई मुस्कुराया। ये आदमी बहुत अहंकारी है, मुझे इसे पीटना ही होगा। ये कहते हुए चूबाई एक प्रतिरूप में बदल गया और अखाड़े में उतरा। माफ करना, मेरी आत्मिक शक्ति तुम्हारी तुलना में बहुत ज्यादा है, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? चूबाई मुस्कुराया। ये तुम हो?
जब तांगसान ने चुबाई को देखा तो उसकी आंखों में मार डालने का इरादा उमड़ आए। अगर उसे मौका मिला तो वो आज चुबाई को जरूर मार डालेगा, और छिपे हुए हथियार ही उसका एकमात्र मौका थे। ऐसा क्यों ना हो, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। चूंकि तुमने इस अप्रतिबंधित रैंक अखाड़े को स्वीकार करने का साहस किया है, इसलिए तुम्हें यह भी पता होगा कि ऐसे अखाड़ों में बहुत सारे अनुचित पहलू होते हैं। मैं स्पिरिट रिंग की क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे घायल कर सको तो तुम जीत जाओगे। चुबाई ने अपनी पंगु कुल्हाड़ी उठाई और तांगसान की तरफ देखा। तांगसान कुछ नहीं बोला। बार बार की असफलताओं ने उसके अंदर का स्वभाव बदल दिया था, और शियाओवू उसे छोड़कर चले जाने के बाद वो हाल ही में चिड़चिड़ा हो गया था, ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक था। इसीलिए वो यहाँ आया था। तुमने मौत को चुन लिया है। ड्रैगन बियर्ड नीडल, छिपे हुए हथियार, 100 उपाय। तांगसान दहाड़ा। उसकी हरकतें भ्रामक थीं। छिपे हुए हथियारों से भरा आकाश प्रतिबिंबों में तब्दील हो गया और तेजी से चुबाई की ओर टूट पड़ा, जिससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची, और चुबाई के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इतना ही नहीं, तांगसान का आकार तेजी से बदल गया, मानो चुबाई के चारों ओर दिखाई दे रहा हो, हर जगह छिपे हुए हथियार। चुबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पंगु कुल्हाड़ी से निकली अराजकता आभा ने लगभग अपने आप चुबाई के शरीर को ढंक लिया। चुबाई की अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के साथ मिलकर उमड़ती अराजकता आभा ने एक अनोखा अवरोध बना लिया। धमाका! तांगसान के छिपे हुए हथियार लगातार जमीन पर गिर रहे थे। फिर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके छिपे हुए हथियार चुबाई के शरीर के चारों ओर की विशेष आभा को भेद ही नहीं पा रहे थे। असंभव! जब तक ये अवरोध है तो इसमें कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। एक बिंदु पर आक्रमण करो और एक दोष जरूर सामने आएगा। धमाका! तांगसान लगातार आक्रमण कर रहा था और साथ ही तेजी से चुबाई की ओर बढ़ रहा था। तभी उसके हाथ से एक लगभग अदृश्य काली रोशनी निकलती हुई उसकी हथेली में क्लियर स्काई हैमर प्रकट हुआ। क्लियर स्काई हैमर ने एक ही वार में वार किया, और साथ ही उसने अपने 8 मकड़ी लांस सोल बोन को बुलाया, जिसके नुकीले मकड़ी के पैर चुबाई की ओर नीचे की ओर बढ़ रहे थे। उस समय तांगसान के उस विस्फोट की शक्ति किसी भी शक्तिशाली आत्मा पूर्वज को मार सकती थी, लेकिन चुबाई का सामना करते हुए उसे बस शक्तिहीनता का ही एहसास हुआ। धिक्कार है! नीली चांदी बंधन, परजीवी, मकड़ी के जाले का संयम। तांगसान की तीनों वर्तमान आत्मिक क्षमताएं एक साथ मुक्त हुईं, लेकिन चुबाई के शरीर के चारों ओर की आभा के संपर्क में आते ही वो तुरंत बिखर गईं। नाजुक नीली चांदी की घास को देखकर तांगसान तुरंत अचंभित रह गया। छोटे बदमाश, उस यू शाओगांग ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम क्लियर स्काई हैमर की साधना क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी भी शक्ति वाला कोई भी तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास को रोक सकता है। क्या उसने तुम्हें स्पिरिट डूलो या टाइटल डूलो बनने के बाद ही क्लियर स्काई हैमर की साधना करने के लिए कहा था? तुम ये नहीं सोचते कि क्या तुम बेकार के स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ उस लोक तक साधना कर सकते हो? चुबाई ने मजाक किया। वो जानता था कि तांगसान की ब्लू सिल्वर ग्रास उसकी 5वीं आत्मा वलय से गुणात्मक रूप से बदल जाएगी, लेकिन चूंकि वो यहाँ था, वो उसे मौका कैसे दे सकता था? एक दिन मैं स्टार डू महावन जाऊंगा और ब्लू सिल्वर किंग को मार डालूंगा। देखते हैं तब तुम कैसे विकसित होते हो। चुबाई ने मन ही मन सोचा। हालांकि तांगसान ने पलट कर कहा, असंभव! मेरे गुरु मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम मेरे और मेरे गुरु के बीच कलह पैदा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। कलह कौन पैदा कर रहा है? मैं सच कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बेकार गुरु और शिष्य साथ रहो। चुबाई मुस्कुराया, अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति को मुक्त किया और फिर सक्रिय रूप से आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके आक्रमण के तरीके बहुत तेज थे। उसकी मुट्ठियां, पैर, घुटने और यहाँ तक कि कोहनियां भी आक्रमण के औजार के रूप में प्रयोग की जा सकती थीं, जिससे हर तरफ से हिंसक उतार चढ़ाव पैदा हो सकते थे और तांगसान पर एक उन्मत्ती आक्रमण शुरू किया जा सकता था। तांगसान अपने 8 मकड़ी के भालों वाली आत्मा की हड्डी की दुर्जेय प्रतिरक्षा क्षमताओं पर भरोसा करते हुए केवल स्थिरता से पीछे हट सकता था, ताकि वो चुबाई से पराजित ना हो जाए। अरे, मैंने अपनी आत्मिक शक्ति को पहले ही रैंक 45 के स्तर तक दबा दिया है। तुम अब भी उसे नहीं हरा सकते? धिक्कार है! तांगसान की आंखें लाल हो गई और क्लियर स्काई हैमर से काली रोशनी निकल रही थी। इसके तुरंत बाद उसने अव्यवस्था को दूर करने वाली विंड हैमर विधि का प्रयोग किया, जो तांगहाओ ने उसे बचपन से सिखाई थी। क्लियर स्काई हैमर द्वारा संचित शक्ति और भी प्रबल हो गई, जिससे हवा के झोंके उठने लगे। क्लियर स्काई हैमर, अव्यवस्था को दूर करने वाली विंड! तांगसान दहाड़ा। उसी समय क्लियर स्काई हैमर के अचानक विस्फोट ने चुबाई के आक्रमण को भी रोक दिया और क्लियर स्काई हैमर की शक्ति बढ़ती ही गई। ये देखकर चुबाई की आंखें सिकुड़ गई और उसने एक और मुक्का मारा। धमाका! एक मुक्के से भयंकर हवा उठी, भयानक शक्ति के साथ फट पड़ी और विस्फोटक ध्वनियां भी निकलीं, जो क्लियर स्काई हैमर की ओर जा गिरी। दोनों टकराए और उत्पन्न हुई प्रचंड शक्ति ने तांगसान वे सीधे पीछे धकेल दिया। अध्याय का अंत।